बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, हैंड आउट 3 चैप्टर नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 1 है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डेटा फॉर 3 कंपनीज आर शोन बिलो। 3 कंपनीज डेटा, कंपनी X, कंपनी Y और कंपनी Z, और सबकी सेल गिवन है 4,08,000, 2,00,000, 1,40,000 और वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स 40%, 60% एंड 30%, और फिक्स कॉस्ट गिवन है 1,80,000, 50,000, 84,000। पार्ट 1 है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट विथ कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर ईच ऑफ 3 कंपनीज। ठीक है, तो पार्ट ए जो है ये सॉल्व किया गया है। आप देख सकते हैं तीनों कंपनीज को हमने एक साथ रखा हुआ है। आंसर 1A यानी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए का आंसर X, Y, Z कंपनी, तीनों कंपनीज को यहाँ लिखा हुआ है। ये देखें सेल लिखी हुई है, X की सेल 4,08,000, 2,00,000 और Z की 1,40,000 पर वेरिएबल कॉस्ट लिखी हुई है। ठीक है, 40% वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की तो 1,63,200, Y की 1,20,000, इसकी 60% कॉस्ट थी, 2,00,000 का 60% 1,20,000 और इसकी 30% वेरिएबल कॉस्ट थी, तो 1,40,000 का जो 30% निकाला तो 42,000 बना। उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज सिंपली डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ कंपनी X इज 2,44,800। सिमिलरली कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ company Y is rupees 80,000 and company Z 98,000। फिक्स कॉस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट कंपनी X की जो है 1,80,000 है, वो हमने माइनस की तो यहाँ पे हमारा आंसर नेट प्रॉफिट आ गया 64,800। सिमिलरली फिक्स कॉस्ट ऑफ कंपनी Y is rupees 50,000 and we deducted from contribution margin, the net resulted 30,000। Same way fixed cost of company Z is 84,000 and we deducted 84 from 98,000, the resulted profit is 14,000। तो ये 3 कंपनीज का नेट प्रॉफिट जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। 3 कंपनीज का नेट प्रॉफिट जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, जो कि आपको नज़र आ रहा है। यू कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ ऑल 3 कंपनीज which are shown in this table। okay, what is the part B? part B में कहा गया है compute the break even point for each company। में break even point कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। break even point जो है यूनिट्स में भी कैलकुलेट होता है और सेल्स रुपीज़ में भी कैलकुलेट होता है। याद रखें, ब्रेक इवन यूनिट्स का मतलब इतने यूनिट्स, अगर यानी इस फार्मूले की मदद से जितने भी यूनिट आएंगे उतने यूनिट्स पर कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसी तरीके से ब्रेक इवन इन रुपी का मतलब है कि इस पे जो ब्रेक इवन पे जो अमाउंट सेल का हमारे पास कैलकुलेट हो गया आएगा, उस सेल पे जो है कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में होगी। दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा। ये सिर्फ डायरेक्ट सेल दे देगा और ये हमें आंसर देगा यूनिट्स के अंदर। उसमें फिर हम यूँ कर सकते हैं, यूनिट्स को जब सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो सेल ही आएगी जो उस फार्मूले से आ रही है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द पॉइंट वेयर कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। कंपनी इज़ इनडिफरेंट, सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ब्रेक इवन। दीज आर द फार्मूलाज: फिक्स कॉस्ट divided by selling price per unit minus variable cost per unit, fixed cost divided by selling price per unit minus variable cost per unit. This formula gives the results break even point in units, number of units, that how many units will be sold and company will achieve break even point। ये फार्मूला हमें जो है यूनिट्स में रिजल्ट देता है कि अगर इतने यूनिट्स कंपनी ने सेल कर दिए तो कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगी। सिमिलरली
The second formula is fixed cost 1 minus variable cost per unit divided by selling price per unit. This formula gives the result break-even point in rupees or in sales. If company achieves that level of sale, it will be at break-even point. It means no profit no loss. तो इस फार्मूले की मदद से अगर कंपनी कोई सेल करती है, कोई उस उतने अमाउंट तक सेल होती है, तो कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होता है। ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर जो है हमारे पास एक और चीज़ भी यहाँ पे बताता चलूँ, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखा हुआ है। इस फार्मूले में, सिर्फ इस फार्मूले की बात करूँ, इस फार्मूले में यहाँ पे आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखें और यहाँ पे टोटल सेल लिखें, तब भी जो है इस फार्मूले का रिज़ल्ट सेम रहेगा। पर यूनिट ना भी करें, क्योंकि देखें अगर जो किसी कंपनी की सेल 1 लाख रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 40,000 है, तो आप 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करें। ठीक है। या उस कंपनी की जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो 10 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपये है, तो आप 4 पे डिवाइडेड बाय 10 रुपये करें या 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करें, यानी पर यूनिट के हिसाब से भी करें या आप इन टोटल में करें, तब भी ये वाला क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। तो मैंने यहाँ पर यूनिट लिखा है, लेकिन अगर आप ये वाले इस वाले सेकंड फार्मूले में अगर आप ये अमाउंट टोटल में भी लेंगे, तब भी जो है वो आपका आंसर सेम आएगा। अब आते हैं पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये 1B होगा, ये 2A लिखा हुआ है, ये 1B होगा। 1B को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक कंपनी का ब्रेक इवन कैलकुलेट करते हैं रुपीज़ में या यूनिट्स में, इसीलिए कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन ही नहीं है, तो लिहाजा इसमें ये सेकंड वाला फार्मूला यूज़ हो सकता है, पहले वाला फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता। तो एक्स ब्रेक इवन रुपीज़, एक्स की जो फिक्स कॉस्ट है वो 1,80,000 है। ठीक है। फार्मूले में वन फार्मूले का है माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मैंने देखा यहाँ टोटल में लिखी है, एक 1,63,200 डिवाइडेड बाय 4,08,000। ये देखें यहाँ पे ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे मैंने पुट किया। रिज़ल्ट आ गया 3 लाख। यानी अगर कंपनी की सेल 3 लाख रुपए होती है, 3 लाख अगर कंपनी की सेल है, तो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे होगी, यानी कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगी। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ सेल 3 लाख पुट करूं और 3 लाख पे 3 लाख रुपये अगर पुट करूं, तो 3 लाख में कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 40%। 3 लाख का अगर मैं 40% निकालूं तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 1,20,000 रुपये। 3 लाख का अगर मैं 40% निकालूं तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 1,20,000 रुपये। ठीक है। क्योंकि 1 लाख पे 40,000, तो 3 लाख पे 1,20,000। 3 लाख में से 1,20,000 अगर मैं माइनस करूं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास आ जाएगा 1,80,000। ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास आ जाएगा 1,80,000। ठीक है। माइनस कर दिया फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जो है हमारी 1,80,000 है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी 1,80,000 है। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा 0। इसी तरीके से आप कंपनी वाई का देख लें। वाई का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 50,000 जो हमारी फ़िक्स कॉस्ट है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। और 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 जो देखें ये दी हुई है, डिवाइडेड बाय 2 लाख सेल हमने यहाँ पुट की, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया कि अगर कंपनी की सेल 1,25,000 होगी तो ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होगा। इसी तरीके से कंपनी जेड 84,000 फिक्स कॉस्ट है, ये ऊपर दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट 42,000 1,40,000 जो है वो सेल है। फार्मूले की मदद से रिज़ल्ट आ गया, कंपनी की सेल अगर 1,20,000 होगी तो कंपनी का ब्रेक इवन अचीव होगा। ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिस इनकम स्टेटमेंट फॉर एंग्रो कंपनी इज एज फॉलोज। ठीक है। सेल्स 50,000 यूनिट्स,
और सेलिंग अमाउंट जो है सेल का वो 6 लाख है। ठीक है, इससे एक अंदाज़ा होता है कि 6 लाख को अगर मैं 50,000 से डिवाइड कर दूं तो मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 12 रुपये बनेगी, 12 रुपये बनेगी। ठीक है, और इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 3,60,000 है। 3,60,000 को भी अगर मैं 50,000 यूनिट से डिवाइड करूं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी यूनिट्स के साथ एसोसिएटेड होती है, जितने यूनिट्स होंगे उसी हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट 3,60,000 डिवाइड कर दूँ 50,000 से तो उसका आंसर आ जाएगा 7.2, 7 रुपये 20 पैसे। डिफरेंस निकाला, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 2,40,000, फिक्स कॉस्ट 1,80,000 है, नेट इनकम आ गई 60,000। सबसे पहला पार्ट है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट यूजिंग द ब्रेक इवन इक्वेशन। यूजिंग द ब्रेक इवन इक्वेशन, ब्रेक इवन इक्वेशन पीछे हम दिखा चुके हैं आपको। ब्रेक इवन हमने सबसे पहले यूनिट्स में मालूम किया है। 1,80,000 कंपनी की फ़िक्स कॉस्ट है जो ये लिखी हुई है। 12 रुपये 6 लाख को हमने 50,000 से डिवाइड किया तो 12 रुपये जो है वो हमारी कॉस्ट आ गई, सॉरी सेलिंग प्राइस आ गई 12 रुपये। और फिर 3,60,000 को हमने 50,000 से डिवाइड किया तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 37,500 यूनिट्स आ गए, यानी 37,500 यूनिट्स। अगर आप इतने यूनिट्स सेल करेंगे तो आपके ब्रेक इवन आ जाएगा। उसके बाद इसी फार्मूले को हमने जो है ना वो ब्रेक इवन मालूम करने की कोशिश की है अमाउंट में, यानी रुपीज़ में। 1,80,000 1 माइनस 7.2 डिवाइडेड बाय 12, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मैं ऐसे भी कर सकता था और मैं 3,60,000 यहाँ पे पुट करता और 6 लाख यहाँ पे पुट करता, तब भी मेरा आंसर यही आता 4,50,000। यानी कंपनी की अगर ओवरऑल सेल 4,50,000 होगी तो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे होगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक और नोट कर लीजिएगा, 37,500 को जब आप 12 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तब भी आपका आंसर 4.5 लाख आएगा। यानी ये वाला फार्मूला हमें डायरेक्ट सेल के अमाउंट में जो है ना रिजल्ट देता है और ये यूनिट्स में जो है ना रिजल्ट देता है। ठीक है, ये नहीं है कि ये फार्मूला अलग रिजल्ट दे रहा होता है, ये अलग। ये हमें बताता है कि इतने यूनिट बिकेंगे तो ब्रेक इवन आएगा, ये बताता है कि इतनी सेल होगी तो यूनिट ब्रेक इवन आएगा। तो ब्रेक इवन इतनी सेल पे इतने यूनिट्स पे ही आएगा, यानी इतने यूनिट बिकेंगे तो इतनी सेल होगी। तो ये डायरेक्ट अमाउंट में हमें बता देता है, ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स में बता देता है, तो दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। अब आते हैं पार्ट बी पे, कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ अमाउंट एंड एज परसेंटेज ऑफ सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है ये 2B किया गया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली वो अमाउंट होता है कि आपकी इस वक्त जो सेल है, जैसे ये हमारी ये अभी करंट कंपनी की सेल गिवन है 6 लाख रुपये 3,60,000 रुपये नेट इनकम, ये हमारी करंट सेल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हमारी करंट प्रोजेक्टेड सेल होती है उसका और ब्रेक इवन सेल का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर हम ब्रेक इवन से ऊपर हैं तो फिर हम सेफ हैं, यानी जैसे प्रोजेक्टेड सेल हमारी जो है वो 6 लाख रुपए है और ब्रेक इवन सेल हमने अभी निकाली है 4.5 लाख रुपए। तो 6 लाख में से 4.5 लाख रुपए माइनस किया तो 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस था। इसका मतलब ये है कि हम 1.5 लाख रुपए अमाउंट जो है ना वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे हैं, यानी सेफ हैं। यानी अगर खुदा न खास्ता हमारी सेल 6 लाख से डिक्लाइन करके 1.5 लाख अमाउंट से डिक्लाइन भी कर जाए, 4.5 लाख रुपए पे भी आ जाए, तब भी हम सरवाइव कर जाएंगे, यानी हम ब्रेक इवन पॉइंट पे होंगे, यानी हम अपनी फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहे होंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल से अगर ऊपर आप जितनी भी सेल कर रहे हैं, तो 6 लाख कर रहे हैं 8 लाख कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस आ रहा होगा प्रोजेक्ट सेल का और ब्रेक इवन सेल का, वो जो डिफरेंस है वो बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। यानी इतने अमाउंट से हम सेफ हैं। अगर खुदा न खास्ता सेल थोड़ी भी ऊपर नीचे हुई तो हम ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के थ्रू ये हम इतने अमाउंट से सेव हैं, अगर इतने अमाउंट से डाउन हुए तो हम इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया है।
कि प्रोजेक्टेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल। ठीक है, तो हमारी जो ब्रेक इवन जो सेल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के मुकाबले में 6 लाख माइनस 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 4.5 लाख, तो 1.5 लाख को 4.5 लाख से जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 33.33%। यानी ब्रेक इवन सेल से के मुकाबले में हम 33.33% जो है वो ज़्यादा सेल कर रहे हैं। यानी अगर हमारे सेल 33.33% डाउन हो जाए तो भी हम जो है ना वो सरवाइव कर जाएंगे। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में दिया हुआ है और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में दिया हुआ है। उसके बाद जो है ना कहा गया है कि ग्राफ द ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक अपने हिसाब से डमी डेटा बनाया हुआ है यूनिट्स। जैसे यहाँ पे तो 50,000 यूनिट दिए हुए हैं, लेकिन मैंने डमी डेटा बनाया हुआ है कि अगर 0 यूनिट सेल हों तो सेल कितनी होगी। लाजमी बात है कोई सेल नहीं होगी, लेकिन हमारी टोटल कॉस्ट जो है ना 1,80,000 होगी। उसके बाद मैंने कहा 5,000 अगर हमारी यूनिट बिकें तो कितनी सेल होगी, 12 रुपये के हिसाब से 60,000 होगी। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 7.2 के हिसाब से 5,000 यूनिट की जो है वो तकरीबन 31,000, 2,16,000 में से 180 माइनस करते हैं तो तकरीबन 36,000 रुपये जो है 7.2 5,000 यूनिट 36,000 रुपये बनते हैं। तो 1,80,000 जो है ना फिक्स है और 36,000 वेरिएबल। तो ये समझो कि जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट यानी यूनिट्स बढ़ते जाएंगे वेरिएबल का पोर्शन बढ़ता जाएगा। फिर 10,000 यूनिट पे जो है 1,20,000 हमारी सेल हो जाएगी और 7.2 के हिसाब से 72,000 वेरिएबल बनेगा। 1,80,000 जो है वो हमारा फिक्स है, तो 2,52,000 टोटल कॉस्ट बनी। इसी तरीके से 15,000, 20, 25, 30, 35, 60,000 यूनिट्स तक मैंने ये सेल और टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट किया। ये एक्सेल के अंदर जाके मैंने किया है और फिर मैंने उसी का ही ग्राफ बना दिया। ठीक है, उसी का ही ग्राफ बना दिया। ये देखें, ये जो मेरा ग्राफ है रेड कलर वाला ये टोटल कॉस्ट को शो कर रहा है और ये लाइट ब्लू कलर का जो कर्व है ये सेल को शो कर रहा है। अब देखें, ये जो एरिया है ये लॉस एरिया है, ये वाला लॉस एरिया है। यहाँ पे कॉस्ट ऊपर है और रेवेन्यू नीचे है। कॉस्ट ऊपर है और रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि सेल 60,000, कॉस्ट 2,16,000, सेल जो है 1,20,000, कॉस्ट 2,52,000, 1,80,000, 2,88,000, 2,40,000, 3,24,000, 3,00,000, 3,60,000, 3,96,000, 4,20,000, 4,32,000, 4,80,000, 4,00,000। यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे जाके यानी 35,000 यूनिट से जैसे ऊपर चले गए तो हमारी सेल बढ़ गई और कॉस्ट कम हो गई। अदरवाइज़ इससे ऊपर जितना भी है सेल कम है, अमाउंट कम है। और तो यहाँ आप देख सकते हैं सेल का अमाउंट नीचे है और टोटल कॉस्ट ऊपर है। इस पॉइंट पे आके ये पॉइंट आप देखें कौन सा है, ये पॉइंट है 37,500 वाला। ये देखो 35,000 से इस तरफ जाएंगे तो ये 40,000 से पहले और 35,000 के बाद ये तकरीबन 37,500 जो है पॉइंट पे आ रहा है। और इसको अगर हम ये एक्स एक्सिस पे यूनिट हमें दिखा रहा है और वाई एक्सिस पे अमाउंट दिखा रहा है तो ये 4.5 लाख रुपए यानी 4 लाख 5 लाख के दरमियान बन रहा है। तो 4.5 लाख अमाउंट सेल में और 37,500 जो के ऊपर देखें हमने फार्मूले की मदद से भी यही कैलकुलेट किया था। तो ग्राफिकली भी देखो मैंने ये ग्रीन एरो बना के ग्रीन लाइन लगा के समझाने की कोशिश की है। 4.5 लाख रुपए सेल या 37,500 रुपये यूनिट्स में जो सेल है उस पर हमारा ब्रेक इवन अचीव हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने ये देखो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन से ऊपर देखें रेवेन्यू ऊपर है, कॉस्ट नीचे है, तो उसका मतलब यहाँ पे हम प्रॉफिट में। ब्रेक इवन से नीचे हम लॉस में, यहाँ पे हम प्रॉफिट में। तो ये पार्ट सी हो गया ग्राफ द ब्रेक इवन। हमने ब्रेक इवन को ग्राफिकली आपको शो कर दिया। आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड सीवीपी एनालिसिस। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड सीवी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। सीवीपी का मतलब है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। ये जो हमने ये जो ग्राफ बनाया है इसको हम सीवीपी ग्राफ भी कहते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ग्राफ। ठीक है, ये ओवरऑल हम सीवीपी एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है,
कि हमारी कॉस्ट कितनी है, यूनिट कितने सेल हो रहे हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ये ओवरऑल 3 चीज़ें इस चैप्टर में हम देख रहे हैं। उसको हम कहते हैं CVP एनालिसिस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड CVP एनालिसिस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डेटा ऑफ 3 कंपनीज आर शोन बिलो, कंपनी X, कंपनी Y, कंपनी Z। कंपनी X के 28,000 यूनिट, 40,000, 80,000। सेलिंग प्राइस 5 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट 4, 6, 10। फिक्स कॉस्ट 20, 150 to 80। सबसे पहला पार्ट हमें कहा गया है कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच कंपनी इन यूनिट्स इन रुपीज़। ठीक है, और ये मैंने जो अभी काम किया है सिर्फ जो है कंपनी यानी ये जो पार्ट ए है, पार्ट ए मैंने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, सॉल्व पार्ट ए ये आपको खुद से करना है, क्योंकि ये अभी हमने पीछे कर दिया है। ब्रेक इवन ईच कंपनी इन यूनिट्स एंड इन रुपीज़ हमने पीछे आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। तो ये पार्ट ए आप हर कंपनी का अलग अलग X, Y, Z का अलग अलग करेंगे, क्योंकि सारा डेटा आपको गिवन है। ठीक है, उस हिसाब से आपको रुपीज़ में भी करना है। प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट विद कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर ईच कंपनी। ठीक है, ये भी हम क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर चुके। तो यहाँ पे हमने लिखा है सॉल्व पार्ट ए एंड बी ऑफ प्रॉब्लम 3। ठीक है, सॉल्व पार्ट ए पार्ट बी ऑफ प्रॉब्लम 3। इस प्रॉब्लम के पार्ट ए पार्ट बी आपको खुद से करने हैं, जिसके लिए आप प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 को रेफ़र कर सकते। उसके बाद पार्ट सी पे आ जाएं। हाउ मेनी यूनिट्स बी सोल्ड बाय ईच कंपनी टू अर्न ए बिफोर टैक्स प्रॉफिट ऑफ 10%, बिफोर टैक्स प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, ये मैं एक्स कंपनी का करके दिखाया है, एक्स कंपनी का करके दिखाया है। बाकी आल्सो सॉल्व पार्ट सी फॉर वाई एंड जी कंपनीज रेफर कंपनी एक्स। एक्स का मैंने आपको करके दिखाया है, बाकी कंपनी वाई और जी का आपको खुद से करना है। अब कैसे किया है? 10% बिफोर टैक्स प्रॉफिट हमें मालूम करना है। देखो आंसर 3C, प्रॉब्लम 3 पार्ट सी, और एक्स ब्रेक इवन सेल्स रुपीज़ में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, रुपीज़ में। ठीक है, अब हमें बिफोर टैक्स जो है ना 10% प्रॉफिट चाहिए। तो देखें ये जो ब्रेक इवन का फार्मूला है, ये ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला है, ब्रेक इवन सेल का फार्मूला है। यहाँ पे ब्रेक इवन सेल जो है ना वो 100% के बराबर होती है, यानी जो ये सेल वर्ड लिखा हुआ है उसके साथ 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट, फिर हमें फिक्स कॉस्ट कवर करनी है प्लस 0.1 सेल्स, यानी सेल का 10% प्रॉफिट भी हमें चाहिए, यानी सेल का 10% प्रॉफिट भी चाहिए और फिक्स कॉस्ट भी कवर करनी है। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 20,000 प्लस 0.1 सेल्स, 1 माइनस 4/5 जो कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सॉल्व किया तो ये 0.8 बना, 1 में से 0.8 माइनस किया तो 0.2 हो गया। ठीक है, अब इस फार्मूले को ब्रेक इवन सेल्स के बजाय मैंने सिंपल सेल लिख दिया। सेल इक्वल टू 20,000, 0.1 सेल्स डिवाइडेड बाय 2, यही चीज़ मैं यहाँ नीचे लेके आया। उसके बाद 0.2 को मैं इधर लेके गया, आदमी ये चीज़ जो यहाँ डिवाइडेड है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब ये सेल जो है ये 0.2 सेल्स हो जाएगा और 20,000 प्लस 0.1 सेल्स। उसके बाद 0.1 सेल को मैं उस तरफ लेके जाऊँगा तो ये माइनस 0.1 सेल बन जाएगा, और 0.2 सेल में से 0.1 सेल अगर माइनस कर देंगे तो फाइनली आंसर 0.1 सेल बन जाएगा इक्वल टू 20,000। ठीक है, अब चूँकि ये 0.1 सेल इसके साथ मल्टीप्लाइड है, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊँगा तो ये 0.1 सेल जो है 0.1 जो है तो 20,000 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैंने निकाला तो हमारे पास सेल आ गई 2 लाख। 2 लाख सेल पे मेरा फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाएगी और 10% प्रॉफिट भी होगा। आए इसको प्रूव करते हैं, चेक करते हैं। सेल जो है 2 लाख को जब मैंने 5 रुपये से डिवाइड किया तो मेरे 40,000 यूनिट बने। ठीक है, तो मैंने यूनिट्स भी लिख दिए, और फिर 40,000 यूनिट को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया जो कि वेरिएबल कॉस्ट है, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट बनी 1,60,000। माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास आ गया 40,000। फिक्स कॉस्ट हमारी 20,000 थी। ठीक है, 20,000 फिक्स कॉस्ट माइनस, तो प्रॉफिट आ गया 20%। अब 20% जो है 2 लाख का 10% बनता है। 20% जो है 2 लाख का 10% बनता है। ठीक है, उस हिसाब से फिर आप जो है कोई और परसेंटेज यहाँ पे रख के चेक करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा,
और फिर आप उसको प्रूफ करके चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट एक्स मैंने आपको सी पार्ट का एक्स कंपनी के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, वाई और जी के ऊपर आपको अप्लाई करना है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बिलो आर द कॉस्ट बिहेवियर डेटा फॉर द फिलिप कंपनी। सेलिंग प्राइस 5, वेरिएबल कॉस्ट 3.5 और फिक्स कॉस्ट जो है वो 12,000। डेवलप ए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ग्राफ आइडेंटिफाइंग द टोटल रेवेन्यू लाइन, टोटल कॉस्ट लाइन एंड फिक्स कॉस्ट लाइन, द वेरिएबल कॉस्ट लाइन एंड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम अबव ग्राफ डिटरमिन नेट इनकम एट ए सेल्स लेवल ऑफ 12,000 यूनिट्स। ठीक है, अब देखें ये जो सवाल है ये आपको खुद से करना है। सॉल्व प्रॉब्लम 4, रेफर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ग्राफ ऑफ पार्ट बी, प्रॉब्लम बी गिवन बिलो। ठीक है, ये जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 2 ये जो क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को करवाया था, ये वाला एंग्रो कंपनी का, इसमें देखिए ये यूनिट्स मैंने लिखे थे, ये सेल लिखा था और ये टोटल कॉस्ट लिखा था। इसी को मैंने एक्सटेंड किया, यूनिट्स सेल टोटल कॉस्ट के साथ साथ मैंने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट भी ऐड कर दिया, 2 कॉलम और बढ़ा दिए इसमें। ठीक है, 3 कॉलम वही हैं, यूनिट सेल टोटल कॉस्ट, ये वही हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। अब आप देख सकते हैं 5,000 यूनिट पे 60,000 सेल भी, 2,16,000 जो है ना वो टोटल कॉस्ट है, जिसमें 36,000 वेरिएबल और 180 फिक्स है, दोनों को ऐड करें 216 बनेगा। इसी तरीके से 10,000 यूनिट पे 1,20,000 सेल है, 2,52,000 जो है ना टोटल कॉस्ट है, इसमें 180 फिक्स है और 72,000 वेरिएबल है, दोनों को ऐड करें 252 बनेंगे। यानी फिक्स कॉस्ट चाहे एक्टिविटी हो या कितनी ज़्यादा यूनिट सेल हो, फिक्स कॉस्ट हमारी चेंज नहीं हो रही। वेरिएबल कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी से एसोसिएटेड है। फिक्स कॉस्ट में आपको बता चुका हूँ, उसका लेवल ऑफ एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट का लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ ताल्लुक होता है। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी वो कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ेगी, अगर नहीं होगी तो वो कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, जबकि फ़िक्स कॉस्ट जो है वो अगर आपकी सेल हो या ना हो आपको हर सूरत में बियर करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने उसका ग्राफ एक्सेल के थ्रू कैलकुलेट किया। तो ये ओरिजिन है एक से, ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0, ये वाला ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखें आपकी फ़िक्स कॉस्ट जो है वो ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, पैरेलल। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पिछले चैप्टर में ये फ़िक्स कॉस्ट का ग्राफ आप लोगों को दिखाया था, इस तरीके से पैरेलल जा रही थी। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो है एक सर्टेन पॉइंट से शुरू होता है। अब देखो ये रेड कलर जो है ये टोटल कॉस्ट का है, एक सर्टेन पॉइंट से वाई एक्सिस से शुरू होता है। ये जो पॉइंट होता है ये इंटरसेप्ट कहलाता है। यहाँ पे इसका इंटरसेप्ट 1,80,000 है। ठीक है, जो कि 2 लाख से देखो थोड़ा सा नीचे है, तो ये 1,80 है। तो ये जो है ना ये हमारी फ़िक्स कॉस्ट है। ये एक सर्टेन पॉइंट से शुरू होता है जो इंटरसेप्ट कहलाता है, जो कि इंटरसेप्ट कहलाता है। फ़िक्स कॉस्ट जो पॉइंट होता है वो इंटरसेप्ट कहलाता है। अब सेल जो है ये लाइट ब्लू कलर है, ये देखो 0 से स्टार्ट हो रही होगी तो सेल तो यानी यूनिट सेल होंगे तो सेल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट भी आप देख लें वो भी 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी सेल है, ये फ़िक्स कॉस्ट है और सॉरी ये सेल है, ये टोटल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फ़िक्स कॉस्ट है। तो ये ग्राफ दिखाया गया है। ये देखें ये पॉइंट ये जो है जहाँ पे टोटल कॉस्ट और सेल आपस में यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। और ब्रेक इवन आप देख लें 4.5 लाख रुपए सेल पे और 37,500 सेल पे जो है ना आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यही ग्राफ है। यहाँ पर भी आप जो है डिफरेंट यूनिट्स अज्यूम करके, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन है, तो आप भी डिफरेंट यहाँ पे यूनिट्स 0, 5,000, 10,000, 15,000 जो है वो लिखते हुए सेल और टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ये आप कैलकुलेट कीजिएगा। और एक्सेल की मदद से या ख़ुद से अपने हाथ से भी अगर आप बनाना चाहें तो ऐसा ग्राफ आपको बनाना है ताकि आपको समझ में आ जाए ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये डेटा गिवन है, सेल गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह। कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ठीक है, हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है पर यूनिट कैलकुलेट करना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन
पर यूनिट कैलकुलेट करना है। अब इसमें ये है कि ये फंक्शनल फॉर्मेट में इनकम स्टेटमेंट गिवन है, ये फंक्शनल फॉर्मेट में गिवन है। सबसे पहला काम जो है आप इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन में कन्वर्ट करें, उसके बाद जो है ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स एंड सेल्स डॉलर्स या रुपीज़, ठीक है। उसके बाद जब आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन में इसको कन्वर्ट कर लें, उसके बाद इसका ब्रेक इवन कैलकुलेट कीजिएगा रुपीज़ में भी और यूनिट्स में भी। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कीजिएगा, यानी जो आपकी प्रोजेक्टेड सेल है और ब्रेक इवन सेल है, जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को रेफ़र करें। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। A CVP chart as shown below is a useful technique for visualizing relationship between cost, volume and profit। ये जो ग्राफ है, ये जो चार्ट है आपको नज़र आ रहा है, ये पीछे वाले चार्ट की तरह ही है। ये जैसे हमने ये भी कैलकुलेट किया है, बिल्कुल वैसा ही है ये वाला कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ग्राफ, ठीक है। तो उसमें जो है ना हमें हर कुछ पॉइंट्स 1, 2, 3 दिए हुए और हमसे पूछा गया है कि ये जो है ना आइडेंटिफाई ईच द नंबर्ड पार्ट्स ऑफ द CVP चार्ट, ठीक है। CVP चार्ट पे नंबर चार्ट्स जो है नंबर पार्ट गिवन है वो हमें बताने। जैसे यहाँ पे नंबर वन ये y एक्सिस है, y एक्सिस जो है या कॉस्ट या सेल अमाउंट हमें बताता है। पर 2 जो है ये x एक्सिस है और ये हमें यूनिट्स बताता है, ये हमें यूनिट्स बताता है। 3 जो है ये जो सेल और टोटल कॉस्ट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ये 3 है। 4 जो है ये 0 से स्टार्ट होने वाला कर्व है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। 5 जो है ये वाला जो कर्व है 5, ये पहले जो है ना सेल्स से ऊपर से आप नीचे, ये टोटल कॉस्ट का कर्व है। 6 जो है ये वाला कर्व जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और पहले देखो टोटल कॉस्ट से नीचे फिर ब्रेक इवन के बाद ऊपर चला गया, ये सेल का है। 7 जो है ये वाला एरिया, ये प्रॉफिट एरिया है, क्योंकि देखो सेल टोटल कॉस्ट से ऊपर है तो ये प्रॉफिट एरिया है। और 8 जो है ये लॉस एरिया है, क्योंकि देखो टोटल कॉस्ट जो है वो सेल से ऊपर है, यानी सेल टोटल कॉस्ट से नीचे है, तो ये लॉस एरिया। 9 जो है ये जो डिफरेंस है वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ये जो गैप है ये फिक्स कॉस्ट का गैप है, ये फिक्स कॉस्ट का गैप है। वैसे फिक्स कॉस्ट का कर्व नहीं है, फिक्स कॉस्ट का कर्व होता तो वो स्ट्रेट जाता, लेकिन ये जो गैप आ रहा है देखिए वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का कर्व तकरीबन एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। आप पीछे भी देख सकते हैं, ये देखें ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है और ये टोटल कॉस्ट का कर्व है। देखो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा होता है वो वही चेंज होता है जो वेरिएबल की वजह से होता है। फिक्स कॉस्ट में तो वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके बाद उसके अंदर जो चेंज आ रहा होता है वो सिर्फ वेरिएबल वाला ही चेंज होता है, इसीलिए वो पैरेलल चलते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो गैप होता है वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट का होता है। अब ये कर्व ऊपर होता है वो सिर्फ फिक्स की वजह से ऊपर होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ टोटल कॉस्ट में जैसे ये 180 है, 216 हुई, फिर 252 हुई, तो उसमें जो चेंज आया है वो सिर्फ यानी 180 से 216 में चेंज सिर्फ 36,000 का है। फिर जो है 216 से 252 का जो गैप आया है वो भी 36,000 का गैप है। यानी जिस रेट से वेरिएबल कॉस्ट आगे बढ़ रहा है उसी रेट से टोटल कॉस्ट बढ़ रहा होगा, क्योंकि जो कर्व के ऊपर जो जा रहा है ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही जा रहा है। फिक्स कॉस्ट तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, तो उसी हिसाब से ये जो है ये फिक्स कॉस्ट का गैप है। ये जो टोटल कॉस्ट कर्व ऊपर है ये नीचे है, तो ये फिक्स कॉस्ट का गैप है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो गैप है 10 नंबर जो पॉइंट है, ये स्लोप रेट ऑफ चेंज है। ये जो वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरू हो रही है, जैसे यूनिट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये स्लोप रेट ऑफ चेंज का गैप है। तो ये 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दिए। फिर पार्ट बी की बात है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रेलेवेंट रेंज और टू द ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। रेलेवेंट रेंज हम कहते हैं कंपनी की एक लेवल, यानी कंपनी का एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर मैक्सिमम एक नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है ना वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं रेलेवेंट रेंज। रेलेवेंट रेंज के अंदर जो है हमारी कॉस्ट चेंज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट हमारी चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर जैसे उर्दू यूनिवर्सिटी है, उर्दू यूनिवर्सिटी का जो बिज़नेस डिपार्टमेंट है उसकी एक रेलेवेंट रेंज है। रेलेवेंट ये रेंज ये है कि हम एक लेवल 500 या 800 या 700 स्टूडेंट मैक्सिमम जो है वो वहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन
और उसके लिए फिर टीचर, बिल्डिंग, बिजली या कमरे वगैरह वो हम दे, तो उस उतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तक उर्दू यूनिवर्सिटी की कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होगी। ना बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन चेंज होगा, ना परमानेंट एम्प्लॉयज़ जितने रखे जाएंगे उनकी सैलरीज़ के ऊपर कोई फ़र्क आएगा। यानी अगर सपोज़ 10 लाख में टोटल खर्चा हो रहा है तो वो 10 लाख में ही होगा। लेकिन अगर उर्दू यूनिवर्सिटी उस रेलेवेंट रेंज से बाहर निकलती है, उर्दू यूनिवर्सिटी चाह रही है कि अब हम 800 के बजाय जो है ना 900 या 1000 या 1500 स्टूडेंट ले लें, तो अब उर्दू यूनिवर्सिटी को 800 यूनिट्स यानी जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है स्टूडेंट्स की, उससे ऊपर अगर वो जा रही है तो फिर उसको वैसी बिल्डिंग जो है ना एक नई बनानी पड़ेगी बराबर में। उसके लिए अलग स्टाफ रखना पड़ेगा, अलग टीचर रखने पड़ेंगे, अलग बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन होगा, यानी उस पूरी बिल्डिंग का खर्चा अलग से होगा। तो रेलेवेंट रेंज वो रेंज होती है जहाँ पे हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जो कि मैक्सिमम जो है एक प्लांट है उसका 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। उस प्लांट में सुपरवाइज़र की सैलरी है, प्लांट का डिप्रिसिएशन है, बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन है, ठीक है। अब कंपनी जो है यानी उस प्लांट का जो ओवरऑल खर्चा है पूरे महीने का वो 5 लाख रुपए महीना है जो कि फ़िक्स खर्चा है। अब कंपनी चाह रही है 1 लाख से ज़्यादा यूनिट वो सेल करें। अब लाजमी बात है 1 लाख से ऊपर वो यानी रेलेवेंट रेंज से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो रेलेवेंट रेंज से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो उनको एक नया प्लांट जो है ना वो लगाना पड़ेगा, नया प्लांट लगाना पड़ेगा जो कि जिसकी जो है वो उसके लिए अलग सुपरवाइज़र, अलग फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन, हर चीज़ अलग करनी पड़ेगी। तो जो 5 लाख आपके पहले प्लांट के ऊपर खर्चा आ रहा है, जैसे ही आप उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी यानी रेलेवेंट रेंज से बाहर जाना चाहेंगे तो उसके लिए फिर आपको अलग से फिर उतनी ही कॉस्ट का एक नया प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा। तो ये रेलेवेंट रेंज का जो कॉन्सेप्ट है कि उसकी इम्पॉर्टेंस है ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर वो ये है क्योंकि ब्रेक इवन का पूरा जो बुनियाद है वो फिक्स कॉस्ट के ऊपर है। तो रेलेवेंट रेंज से जैसे हम बाहर निकलेंगे तो फिक्स कॉस्ट हमारी जो है ना वो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो ब्रेक इवन एनालिसिस सिर्फ रेलेवेंट रेंज में रहते हुए यूज़फुल है, रेलेवेंट रेंज से बाहर निकलेंगे तो ब्रेक इवन एनालिसिस फेल हो जाता है क्योंकि वो फिर फिक्स कॉस्ट आपकी डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ये, उसमें भी कैलकुलेट प्रेजेंट ब्रेक इवन और न्यू ब्रेक इवन। उसमें कंपनी की कोई करंट सेल है, उसमें कोई फिर इजाफा हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपको करंट ब्रेक इवन और जो न्यू इक्विपमेंट के साथ ब्रेक इवन है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो है उसको ग्राफ करना है, ठीक है। आप कोई नंबर ऑफ़ यूनिट्स अज्यूम कीजिएगा जैसे पीछे हमने अज्यूम किए थे और फिर उसका टोटल कॉस्ट सेल वगैरह कैलकुलेट किया था हमने, जैसे ये किया था हमने ये वाला। ये आप डेटा इस टाइप का जो है ना लिख के न्यू जो ब्रेक इवन के अलग लिखिएगा और पुराने का अलग लिखिएगा, ठीक है। तो ये जब आप करेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो बन जाएगा, फिर उसको आपको एनालाइज करना है। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें भी जो है ना कंपनी की करंट सिचुएशन है, उसके बाद जो है ना उसमें कोई तब्दीली आ रही है तो कैलकुलेट दी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन का परसेंटेज गिवन है। लाजमी बात है कंट्रीब्यूशन मार्जिन और वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दोनों मिलाएंगे तो 100% बनता है। अगर ये 30% है तो वेरिएबल का 70% होगा, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए ब्रेक इवन यूनिट्स में भी और रुपये में कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट अगर 60,000 रुपये अर्न करना हो, अगर आपको जो है 60,000 रुपये प्रॉफिट अर्न करना हो तो यही वाला फार्मूला यूज़ होगा। देखें जैसे पीछे मैंने फार्मूला यूज़ किया था कि वो 10% प्रॉफिट चाह रहा था, 10% प्रॉफिट चाह रहा था, तो फिक्स कॉस्ट प्लस मैंने 0.1 सेल्स दिया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे परसेंटेज में प्रॉफिट चाहिए था, वह अमाउंट में कह रहा है, तो मैं सिंपली फिक्स कॉस्ट प्लस जो प्रॉफिट अमाउंट, जैसे 60,000 रुपये मुझे चाहिए तो मैं 60,000 रुपये यहाँ लिख दूँगा। यानी अगर फिक्स कॉस्ट 20,000 है और मैं 60,000 प्रॉफिट चाह रहा हूँ तो मैं प्लस 60,000 प्रॉफिट लिख दूँगा। तो इक्वेशन की मदद से जो सेल आएगी उसको अगर मैं यहाँ प्लॉट करूँगा तो मेरा 60,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा होगा। तो यही इक्वेशन यूज़ होगी, उस इक्वेशन के अंदर आपको वो 60,000 रुपये प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट के साथ साथ लिख देंगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन का परसेंटेज अगर चेंज हो जाए तो फिर नया ब्रेक इवन क्या होगा। तो ये पार्ट बी की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो सी के अंदर रिपीट रिक्वायरमेंट बी अबव यूजिंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच जो है आपको
यूज़ करनी है उस टेक्निक के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। तो सॉल्व क्वेश्चन नंबर यानी प्रॉब्लम नंबर 7, 8, 9, रेफर प्रॉब्लम 1, 2, 3 को देखते हुए आपको 7, 8, 9 खुद से सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 10 पे। द सेल्स एंड कॉस्ट डेटा फॉर तरंग कंपनी आर एज फॉलोज। 3 प्रोडक्ट्स हैं, तरंग कंपनी की 3 प्रोडक्ट्स हैं A, B, C। ये अलग अलग कंपनी नहीं है, ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। सेलिंग प्राइस 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 6, 10, 16, सेल्स वॉल्यूम 10,000 यूनिट, 6,000 यूनिट, 4,000 यूनिट। यानी कंपनी की जो सेल होती है, अगर 20,000 यूनिट सेल होती है तो उसमें 10,000 प्रोडक्ट ए के बिकते हैं, 6,000 बी के और 4,000। तो अगर 20,000 यूनिट में अगर मैं प्रोडक्ट ए का परसेंटेज देखूँ तो 50% है, बी का परसेंटेज देखूँ 30 है और सी का परसेंटेज देखूँ तो 20 है। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है, टोटल फिक्स कॉस्ट आर 1,56,800। हमें कहा गया है कंप्यूट द नेट इनकम फॉर द ईयर, सॉल्व पार्ट ए, रेफर P1 एंड P2। पार्ट ए को करने के लिए आप प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 को रेफ़र करें, क्योंकि नेट इनकम फॉर द करंट ईयर आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सिंपली आपको बारी बारी सबकी सेल मल्टीप्लाई करनी है यूनिट्स के साथ, तो और फिर तीनों सेल्स को मिला के ऐड कर देना है। इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट करना है, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट इन टोटल यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट आप खुद कर लीजिएगा, टोटल मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्योंकि यूनिट ऐसे होगा कि देखिए कंपनी की टोटल जो फिक्स कॉस्ट है 1,56,800। अगर मैं हर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग निकालूँ, तो सपोज़ मैं प्रोडक्ट ए से निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा 1,56,800 डिवाइडेड बाय 10 - 6। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो प्रोडक्ट ए के हिसाब से आएगा। लेकिन अगर मैं कंबाइन निकालना चाहूँ, यानी कंबाइन ब्रेक इवन, जो कि कंप्यूट द ब्रेक इवन इन टोटल यूनिट्स एंड यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, तो इन टोटल अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो कैलकुलेट करूँगा। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो मैं कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, वेटेड एवरेज CM कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट ए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट ए की जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 4 पे है, यानी 10 रुपये सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल शेयर पे माइनस किया तो 4 पे आ गया। इसी तरीके प्रोडक्ट बी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 10 रुपये है, प्रोडक्ट सी का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 24 है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ ए इन ओवरऑल सेल। ए की ओवरऑल सेल में जो परसेंटेज है वो 50% है, क्योंकि ओवरऑल अगर कंपनी 20,000 यूनिट बेच रही है तो उसमें 10,000 सिर्फ प्रोडक्ट ए के हैं। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ ए परसेंटेज ऑफ ए इन ओवरऑल सेल्स, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ बी परसेंटेज ऑफ बी इन ओवरऑल सेल, कंट्रीब्यूशन ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ सी इन ओवरऑल सेल्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ए 4 पे है, मल्टीप्लाई 50% यानी 0.5 जो ओवरऑल सेल के अंदर उसका परसेंटेज है। फिर 10 रुपये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है प्रोडक्ट बी का, उसका ओवरऑल सेल में 30% है। 24 रुपये सी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ओवरऑल सेल में उसका जो परसेंटेज है वो 20% है। तो ये सब करने के बाद मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया वो 9.8 है। तो ब्रेक इवन ने इन यूनिट्स में निकालना चाह रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारे पास 1,56,800 है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखिए इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। देखें सेलिंग प्राइस में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। ठीक है, तो हम फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखें या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो 1,56,800 हमारी फिक्स कॉस्ट होगी, 9.8 हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। 16,000 यूनिट्स जो है, अगर कलेक्टिवली 16,000 यूनिट हमारे सेल होते हैं तो हम ब्रेक इवन पे होंगे। अब उसको तो ज़रा प्रूफ करते हैं कि सेल हमारी ए की जो है 10 रुपये के हिसाब से 8,000 यूनिट अगर सेल हों, 10 रुपये सेलिंग प्राइस है, 8,000 यूनिट, क्योंकि 16,000 यूनिट ओवरऑल आ गए हैं तो ए का 50% है तो 50% 8,000 बन रहे हैं, तो टोटल सेल हो जाएगी 80,000। इसी तरीके से बी
प्रोडक्ट के 20 रुपये सेलिंग प्राइस है और उसका परसेंटेज ओवरऑल 30% है 16,000 में, तो 4800 बनते हैं, तो 96,000। सीधे सी 40 रुपये सेलिंग प्राइस है, 3200 यूनिट बनते हैं, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 20% ओवरऑल उसका परसेंटेज है, तो 1,28,000। तो टोटल 16,000 यूनिट, जिसमें 8,000 ए के, 48 बी के और 3200 सी के यूनिट बिक रहे हैं, और टोटल सेल 80, 96, 28 तीनों को ऐड किया 3,04,000। फिर बारी बारी वेरिएबल कॉस्ट के साथ मैंने इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया, यानी ए की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपये है, 8,000 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 48 बना। बी की 10 रुपये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, 4800 यूनिट से किया तो 48,000 बना। सी की 16 रुपये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, 3200 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया 51,200 बना। तीनों वेरिएबल कॉस्ट को जब ऐड किया तो 1,47,200 बना। 3,04,000 में से 1,47,200 जब माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास आ गया 1,56,800। ठीक है, 1,56,800 में हमारी अगर फिक्स कॉस्ट 1,56,800 है, वो अगर आप माइनस कर दें तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 0। तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड कि जो है ओवरऑल कैसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट होगा। पर ईच प्रोडक्ट वाइज जो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आसान है, क्योंकि वो हर प्रोडक्ट वाइज आप अलग अलग 3 ब्रेक इवन अलग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ओवरऑल ऐसे कैलकुलेट होगा। फिर पूछा गया व्हाट इज़ द फर्म्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखें, ये कंपनी की ब्रेक इवन सेल है और ये जो कंपनी की करंट जो प्रोजेक्टेड सेल है, तो ये प्रोजेक्टेड सेल जब आप पार्ट ए में कैलकुलेट करेंगे, उसका और उसका जो डिफरेंस होगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। तो ये आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व पार्ट बी एंड सी, रेफर प्रॉब्लम नंबर 1, 2 एंड 3। तो ये मैंने ओवरऑल आपको करके दिखा दिया, बाकी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का आपको खुद से करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके अंदर भी ओवरऑल और इंडिविजुअल कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी जो है तकरीबन वही चीज़ है जो हम पीछे रिपीट करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच कंपनी हैज़ ए मोस्ट ऑपरेटिंग लेवरेज, कंप्यूट देयर ऑपरेटिंग लेवरेज फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 को रेफ़र करना है। ऑपरेटिंग लिवरेज की बात हो रही है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला है, OL का फार्मूला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉब्लम नंबर 3 में आप जाएं, प्रॉब्लम नंबर 3 में अगर आप देखें तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 है। उसमें देखो ये जो फिक्स कॉस्ट के बाद ये जो प्रॉफिट आ रहा है ना, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में याद हो तो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, उसमें से फिर इंटरेस्ट माइनस होता है तो फिर EBT आता है, और फिर टैक्स माइनस होता है तो फिर हमारी नेट इनकम आती है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो कंट्रीब्यूशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो रेशो होता है वो बेसिकली ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाता है, वो बेसिकली ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो कंपनी का रिस्क बताता है। दोबारा वहाँ पे चलते हैं क्योंकि हमें रेफ़र करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग लिवरेज 28,000 यूनिट। अब देखें ऑपरेटिंग 28,000 यूनिट्स। मैं दोबारा जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप देखें प्रोडक्ट X का मैंने कैलकुलेट किया, 28,000 यूनिट है। 28,000 यूनिट को कंपनी X का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 28,000 यूनिट कंपनी के सेल हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 5 से, एक सर्टेन सेल आ गई, माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। उसके बाद मैंने 20,000 फिक्स कॉस्ट माइनस की, तो मेरे पास जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब 28,000 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो तकरीबन ये 1,40,000 पे बनता है। 1,40,000 यानी सेल हमारी 1,40,000 है। ठीक है, उसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट है 28,000 यूनिट के हिसाब से अगर आप देखें तो वो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारी बनती है 28, 56, 1,12,000। 1,40,000 में 1,12,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास तकरीबन 28,000 पे जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20,000 पे मैंने फ़िक्स कॉस्ट माइनस किया तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 8,000 पे। तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है 28,000 पे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,000 डिवाइड किया तो मेरे पास ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया 3.5। याद रखें ऑपरेटिंग लिवरेज जितना ज़्यादा होगा ऑपरेटिंग रिस्क उतना ज़्यादा होगा,
और ऑपरेटिंग लिवरेज हमेशा तब ज़्यादा होता है जब हमारी फ़िक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है। अब आप इसी क्वेश्चन का जो कंपनी वाई और कंपनी जी के लिए आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, जिसकी कंपनी की ज़्यादा फ़िक्स कॉस्ट होगी उसका ऑपरेटिंग लिवरेज उतना ज़्यादा आएगा। याद रखें, अभी लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंपनीज कोलैप्स हुई हैं, या मैं अपने तजर्बे के बुनियाद पे बता रहा हूँ कि वो कोलैप्स हो चुकी होंगी जिनकी फ़िक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑपरेशंस ज़ीरो हो गए थे, फ़िक्स कॉस्ट आपको हर सूरत में बियर करनी है। तो जिन कंपनीज़ का ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा होगा वो कंपनी हाईली रिस्क पर होती है। खुदा न खास्ता सेल में थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया, वो कंपनी कोलैप्स कर जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज जो है ना वो हमें एक बताता है कि कंपनी कितनी सेंसिटिव है, कंपनी कितनी रिस्की है। ऑपरेटिंग लिवरेज आप कंपनी वाई और कंपनी जी का कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमसे पार्ट बी में कहा गया है कि इफ़ ईच कंपनी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स बाय 20% व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट। 20% अगर यूनिट्स बढ़ जाएँ, यानी 28,000 में 20% और इजाफा हो जाए, यानी 2800 यूनिट और 5,600 यूनिट और बढ़ जाएँ तो क्या होगा, तो ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। सॉल्व प्रॉब्लम 11-12। ठीक है, जो 11-12 प्रॉब्लम है, ये जो अभी पीछे मैंने सॉल्व नहीं करवाए लिखे हुए हैं यहाँ पे 11-12, ये खुद से सॉल्व करें। प्रॉब्लम 1, 2, 3 एंड 10 को रेफ़र करते हुए इसी तरीके से प्रॉब्लम 13 का सॉल्व पार्ट ए, वाई एंड जी कंपनीज ऑफ कुछ। प्रॉब्लम 3 पार्ट ए जो है वो एक्स कंपनी का तो मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया, वाई और जेड कंपनी का आपको खुद से करना है। ठीक है, जिसके लिए आप प्रॉब्लम 3 का डेटा जाके यूज़ करेंगे। एंड पार्ट बी ऑफ प्रॉब्लम 13, और पार्ट बी भी आपको खुद से करना है 20% सेल बढ़ा के। ठीक है, रेफ़र पार्ट ए ऑफ प्रॉब्लम 13, जिसके लिए आपको पार्ट ए ऑफ प्रॉब्लम 13 को रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।